माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और हम लोगों ने वेक्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अब हम बच्चों आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं 3D। 3D क्या है? ये बेसिकली वेक्टर का ही एप्लीकेशन पार्ट है। तो जो भी कंसेप्ट हमने वेक्टर में पढ़ा है 3D में हम लोग उसको यूज़ करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ कुछ एडिशन में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे लिखते हैं, प्लेन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ये सारे रिजल्ट्स आपको वन बाय वन एक एक करके समझने होंगे। और ये बहुत आसान टॉपिक है बच्चों, इसको एकदम अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत आसानी से स्कोर हो जाएगा। मतलब अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो ये सबसे ईजीएस्ट टॉपिक होता है। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, जैसे दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। दो वेक्टर कोलिनियर हैं, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है ऑलरेडी। तो दो वेक्टर अगर कोलिनियर हैं तो ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर होगा, जहाँ पे लैम्डा स्केलर है। अगर कोप्लानर वेक्टर्स हैं तो उनके एसटीपी जीरो होंगे। एक वेक्टर वीटीपी पढ़े थे, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ये सारी चीज़ें जो पढ़े थे हम लोग वेक्टर में, 3D में हम लोग उसको वन बाय वन अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग लिखो और एकदम मोटिवेटेड रहिए। हमारे जो वीडियोज़ हैं उनको आप आराम से देखिए, नोट्स भी बनाइए जितना हम बोर्ड पर लिखते हैं। आपको मज़ा आएगा दोस्तों, आपका रिजल्ट अपने आप इम्प्रूव होगा। बस भरोसा रखिए और आगे बढ़ते रहिए। तो लिखिए हेडिंग 3D। अब 3D में सबसे पहले होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसे कि हम लोग 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, तो ये है आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ये ओरिजिन है। ये पूरे स्पेस को 8 पार्ट में डिवाइड कर देता है, जिसको ऑक्टेंट कहते हैं। ऑक्टेंट, नॉट ऑक्टेट। तो ध्यान रखिएगा, ये जैसे पॉइंट P है और इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1 और z1। इस P को ज्वाइन करते हैं तो ये बन जाता है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। ये ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों सेम लाइन हो, मतलब अलग अलग भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों की इक्वेशन ऑफ, अगर x एक्सिस लिखना है तो x एक्सिस पे लाई करने वाला हर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट क्या है? जीरो है। तो y इक्वल टू जीरो, z इक्वल टू जीरो लिखोगे। y एक्सिस की इक्वेशन लिखनी है तो आप x इक्वल टू जीरो एंड z इक्वल टू जीरो लिखेंगे। और z एक्सिस की अगर इक्वेशन लिखनी है तो आप क्या करेंगे, आप ध्यान से देखिए, x इक्वल टू जीरो एंड y इक्वल टू जीरो। मतलब हम जो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में y एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल टू जीरो लिख देते हैं और x एक्सिस की y इक्वल टू जीरो लिख देते हैं, क्योंकि वहाँ पे 2 एक्सिस होती हैं। अब यहाँ पे 3 एक्सिस हैं तो आपको तीनों को देखना होगा। क्लियर? ये पहला पॉइंट है। दूसरा, इसमें प्लेन्स की बात करें तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि ये xy से एक xy प्लेन बन जाएगा, फिर एक yz प्लेन है और एक zx प्लेन है ना। जैसे मान लीजिए जिस रूम में आप बैठे हैं उसके किसी भी कॉर्नर पॉइंट पे जाइए, एक ग्राउंड फ्लोर हो गया xy प्लेन, आपके एक तरफ वाली वॉल yz प्लेन और दूसरी तरफ वाली xz प्लेन। ये तीनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे भी है, वो दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ये x एक्सिस हमने इस तरह से कुछ बना रखी है ना। y और z आपके बोर्ड के प्लेन में है और x कुछ आपकी तरफ बाहर निकला हुआ है। तो x y प्लेन में हर पॉइंट का z कोऑर्डिनेट क्या है? जीरो है। तो दूसरा होता है इसमें इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन। तो इसका इक्वेशन लिखिए z इक्वल टू जीरो। ये सब आगे की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हम लोगों को कोई पॉइंट एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है तो उसका क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट निकाल के z पार्ट जीरो कर देंगे। दूसरा, इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन। तो ये हो जाएगा आपका वाई जेड में x इक्वल टू जीरो और जेड एक्स प्लेन या एक्स जेड प्लेन में आपका आएगा y इक्वल टू जीरो। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगली चीज़ हम बता रहे थे बच्चों आपसे, ऑक्टेंट है ना। ये ऑक्टेंट क्या है इसको देखिए। तो ऑक्टेंट का साइन कन्वेंशन आपको ध्यान रखना है। 8 होते हैं टोटल, ठीक है। तो ये हम लिख रहे हैं 1 2 3, समझना, 4, और ये थोड़ा सा गैप लिख के हम 5 5 6, ये 7 और ये 8 लिख देता हूँ। अब ये एक्स वाई जेड के साइन हैं, x इधर y और इधर z। आप लोगों को पता होगा, लेकिन एक बार हम लोगों को ये सब लिखना है एक्स वाई जेड, ताकि कोई भी चीज़ छूट न जाए। जो पहले 4 ऑक्टेंट होते हैं उनके z आपके पॉजिटिव होते हैं,
ध्यान से सुनिएगा। और जो अगले 4 हैं उसके जेड नेगेटिव होते हैं। ये तो हो गया जेड। जैसे 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में यहाँ फिलअप करते हैं वहीं फिलअप करना है और उसी सीक्वेंस को रिपीट कर देना है। जैसे 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री होता है तो फर्स्ट एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, फिर यहाँ इस तरह से, फिर यहाँ दोनों पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। तो आपको पहले जेड के बारे में डिसाइड करना है। जब जेड डिसाइड हो जाता है तो जेड के बाद फिर एक्स के बारे में सोचना है, एक्स एक्सिस एक्स और वाई के बारे में। पहले 4 में हमने बोला कि जेड पॉजिटिव होता है और दूसरे 4 में क्या होता है, जेड नेगेटिव होता है। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कभी कभी हमें क्वेश्चन जो आता है लिखता है कि पी फर्स्ट ऑक्टेंट में है या पी थर्ड ऑक्टेंट में है, तो पहले आपको ऑक्टेंट का साइन तो पता होना चाहिए ना। जब हमें साइन पता होगा तो ये चीज़ें आराम से हो जाएंगी, है ना। और क्रैश कोर्स है बच्चों, एकदम इत्मीनान से करिए, है ना। कई बच्चे कहते हैं कि स्पीड अप करिए स्पीड अप करिए। अरे स्पीड अप करेंगे, इतना स्पीड अप नहीं करना है कि बाउंस मार जाए, है ना। मेन है हमारा मोटो कि आपका भला हो और कुछ हो ना हो, आप जिस उम्मीद से जुड़े हैं वो उम्मीद आपकी फुलफ़िल होनी चाहिए, और हम कुछ नहीं जानते। तो ये हो गया आपका, और वो ही हम करेंगे, है ना। ऐसा नहीं करेंगे कि आपको खुश करने के लिए हम स्पीड बढ़ा दिए और आप खुश हो गए और एग्ज़ाम में जाके गिर गए, वो काम नहीं करना है। हम ये करेंगे कि आप हमारे क्रैश कोर्स को अच्छे से देखते हैं तो आप एंजॉय करेंगे मैथमेटिक्स को, और आगे जो भी आप पेपर देने जा रहे हैं उसमें बहुत अच्छा करेंगे। आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि नहीं ये तो हम पढ़ के आए हैं और हम करके रहेंगे, हमारे से क्वेश्चन हो रहे हैं। ये हम पॉइंट चाहते हैं बच्चों। तो इसको आराम से आप नोट कर लेना और आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखिए बच्चों, अगर ये पॉइंट P है तो एक कंसेप्ट होता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P ऑन द y एक्सिस। अगर इसका हम कोऑर्डिनेट पूछें तो ये लिखोगे 0, y1, 0। एक्स एक्सिस पे अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताएं, जैसे ये पॉइंट इस तरह से कर दें तो वो हो जाएगा x1, 0, 0, और जेड एक्सिस पे 0, 0, x1। तो वही चीज़ आप लिख लीजिए इसको, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इसमें 3 पार्ट होते हैं, एक होता है बेसिक और स्ट्रेट लाइन, फिर दूसरा प्लेन और स्ट्रेट प्लेन होता है, फिर प्लेन स्ट्रेट लाइन होता है। हम 2 लेक्चर में इसको कवर करेंगे। फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P है आपका x1, y1, z1 टू, पहला पार्ट है x एक्सिस, तो ये आप लिखोगे x1, 0, 0। y एक्सिस क्या लिखोगे 0, y1, 0, और z एक्सिस क्या लिखेंगे बच्चों, तो ये लिखेंगे 0, 0, z1, है ना। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं पूछूं कि डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम y एक्सिस, कोई भी पहले लिख देते हैं, जैसे y एक्सिस का हमने बना रखा है, तो आप इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, तो आप क्या लिखोगे x1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, क्योंकि y1 कैंसिल आउट हो जाएगा। उसी तरह से अगर x एक्सिस लिखना हो, आपने क्या नोट किया कि जो y एक्सिस है तो एक y वाला टर्म नहीं आया, बस x एक्सिस यही सब होता है आपका, y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, और तीसरा होता है z एक्सिस, तो ये हो जाएगा आपका, ध्यान से देखो तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। तो ये हो गया डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। अब इसमें बच्चों होता है आपका डिस्टेंस फार्मूला। ये सब हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इन सब की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे हम 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में करते हैं वैसे हमने वेक्टर में इसका प्रूफ बता रखा है, x1, y1, z1, और ये q है x2, y2, z2। तो ये pq की वैल्यू हो जाती है, हम लोग लिखे हैं स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो ये होता है डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। एक चीज़ और याद रखिएगा, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन अगर पूछे तो स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, और डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम ओरिजिन पूछे तो स्क्वायर रूट ऑफ x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर। इसको कैसे प्रूफ किए थे याद है आपको, PQ वेक्टर निकाले थे और उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिए थे। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट बच्चों। तो हमने ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताया, ऑक्टेंट ऑलरेडी बता चुके हैं, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, ऑर्डर का ध्यान रखिएगा।
हमने वाई एक्सिस वाला पार्ट ऑलरेडी दिखा रखा है, इसीलिए हमने उस तरह से लिखा है। और फिर डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको एक एक करके हमें 1 बाय 1 रिकॉल करते चलना है। तो लिखिए, इसको आराम से आप नोट कर लीजिएगा, पहले अच्छे से नोट कर लीजिए और लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। तो देखिए बच्चों, हमने सेक्शन फार्मूला के बारे में लिख रखा है, ये ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, लेकिन एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं कि हम लोग क्या किए हैं। तो ये P है, Q है, ज्वाइन करेंगे एक सेगमेंट बन जाएगा। इस सेगमेंट को डिवाइड करने वाला आप हमेशा 2 पॉइंट निकाल सकते हैं, जो एक तो इंटरनली रेशियो m/n में डिवाइड करता हो और दूसरा एक्सटर्नली करता हो। जैसे कि हम लोग वेक्टर में पढ़े थे, वेक्टर में बस ये पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में था। उस समय हमने ये भी कहा था कि आप x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, एक्स वाई जेड के कंपोनेंट में अगर आप लिखोगे तो उसके रिस्पेक्ट में आप आंसर कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, इंटरनल डिवीजन है, इसका वैसे प्रूफ भी होता है। m को हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, n को इधर। तो ये mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, जैसे x के लिए किया है वैसे y और z के लिए करते हैं। और जब एक्सटर्नल डिवीजन होता है तो ये जो m/n है, तो r आपका या तो इस साइड, अगर मैग्नीट्यूड रेशियो का 1 से ग्रेटर है तो, अगर एक्सटर्नल डिवीजन में m/n का रेशियो 1 से लेस है तो आपका इस साइड आ जाएगा। उस समय क्या करेंगे, PR' अपॉन QR', तो वो अगर m/n है तो हम लोग क्या करते हैं, बस ये बीच में माइनस साइन लिख देते हैं, mx2 माइनस nx1 अपॉन m-n। तो आप दोनों से माइनस एडजस्ट करते हुए लिख सकते हैं। अगर इन दोनों का मिड पॉइंट निकालना चाहते हैं तो m और n की वैल्यू सेम हो जाएगी 1:1, तो ये x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2 और z1 प्लस z2/2 आ जाएगा। अब मान लीजिए कि अगर हमें किसी क्वेश्चन में रेशियो को एज्यूम करना है, कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है, तब क्या करेंगे, तब हम लोग रेशियो को बच्चों λ/1 मानते हैं, पूरा कैलकुलेशन कर लेते हैं। जैसे क्या करेंगे, x एक्सिस, y एक्सिस, z वाला पार्ट निकाल के इक्वेट करेंगे, तीनों से लैम्डा आएगा तभी वो पॉइंट उस लाइन पे लाई करेगा। अगर सेम लैम्डा नहीं आया, इसका मतलब r पॉइंट उस लाइन पे लाई नहीं करेगा। सेम आया तो लाई करेगा, नहीं आया तो नहीं लाई करेगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर लैम्डा पॉजिटिव आ जाता है मतलब P और Q के इन बिटवीन ही कहीं ना कहीं पॉइंट R है, और अगर लैम्डा नेगेटिव आ जाता है इसका मतलब डिवीजन आपका क्या है, एक्सटर्नल है। तो यहाँ पे हमने बस mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n इंटरनल के लिए, माइनस बीच बीच में n की जगह माइनस n कर दो एक्सटर्नल के लिए। लैम्डा अगर रेशियो निकालना है तो λ/1 मानते हुए कैलकुलेशन करिए। लैम्डा अगर पॉजिटिव आ जाता है तो डिवीजन इज इंटरनल, अगर लैम्डा नेगेटिव आ जाता है तो डिवीजन इज एक्सटर्नल। और मिड पॉइंट के लिए x1 एवरेज, सिंपली एवरेज से रिलेट कर लो। तो इसी से रिलेटेड आपका सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल वाला पार्ट है, उसको भी करेंगे। इसको इत्मीनान से आप नोट कर लीजिएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा, है ना, ये सब ज़रूरत पड़ेगी आपको। सेंट्रॉयड ऑफ ए ट्रायंगल, सेंट्रॉयड इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल। हम साइड्स के जो 3 मीडियंस होते हैं उनका इंटरसेक्शन पॉइंट को कहते हैं सेंट्रॉयड। तो ये कैसे लिखेंगे इसमें, तो देखिए ध्यान से, ये आपका हम लोगों को वैसे पता भी है, एवरेज x1 y1 z1 एवरेज तो ऐसा टर्म है जिसको एक बार याद कर लीजिए तो हमेशा याद ही रहता है। ये x2 y2 z2, ये x3 y3 z3। फिर हम लोगों ने क्या किया है कि कहो कि पहले मीडियंस को ड्रॉ कर लीजिए इस तरह से, और यही है आपका सेंट्रॉयड। ये दोनों इक्वल हैं आपस में, ये 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो अगर आप इस D की बात करेंगे तो ये आ जाएगा x2 प्लस x3/3, x2 प्लस x3/2 आएगा इस तरह से। और फिर 2:1 निकालेंगे तो ये G की वैल्यू आ जाएगी x1 प्लस x2 प्लस x3/3, सिमिलरली y1 प्लस y2 प्लस y3/3 और z1 प्लस z2 प्लस z3/3। इसको कहते हैं सेंट्रॉयड। अब आप चाहें तो ये पूरा लिख सकते हैं, इसको समेशन फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं yi डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ z1 प्लस z2 प्लस z3/3। तो सेंटर और इन सेंटर का भी फॉर्मूला बच्चों, जैसे ये A साइड है, ये B साइड है, ये C साइड है, तो इसका इन सेंटर का फॉर्मूला जैसे हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है, सिमिलरली उसी तरह से होता है कि A को आप x1 में मल्टीप्लाई करेंगे, B को x2, C को x3 होल डिवाइडेड बाई A प्लस B प्लस C, और यहाँ पे y के लिए और सिमिलरली z के लिए आप लिख सकते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूले को आप याद रखिएगा। तो फिर से मैं रिकॉल करा दूँ, सेंट्रॉयड क्या होता है, तो सेंट्रॉयड इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल इज नोन एज सेंट्रॉयड। इन सेंटर क्या होता है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर,
ये जो एंगल को बाइसेक्ट करती हुई लाइन खींचेंगे ना, तो उसी को कहते हैं इन सेंटर। जैसे ये है ABC, तो इस एंगल को बाइसेक्ट कर दिया, उसी तरह से इस एंगल को बाइसेक्ट कर दिया, और सिमिलरली ये भी उसी से पास करता है। इन सेंटर की स्पेशलिटी ये है कि अगर इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें और एक सर्किल खींचें तो ये तीनों को इंटरनली टच करेगा। इसी को कहा जाता है इन सेंटर। और ये जो सर्किल है इसका नाम होता है इन सर्किल, जो तीनों साइड्स को टच करता है। तो हमने अभी तक इसमें बताया है सेंट्रॉयड और इन सेंटर के बारे में। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज़। देखिए बच्चों, ये इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। डायरेक्शन कोसाइंस का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। एक पॉइंट P है यहाँ पे जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1। हम लोग क्या करते हैं, P को ओरिजिन से ज्वाइन करते हैं तो एक वेक्टर OP बनता है। अगर ये OP वेक्टर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ अल्फ़ा एंगल, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस के साथ बीटा एंगल और z एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाता है, तो अल्फ़ा बीटा गामा को हम लोग कहते हैं डायरेक्शन एंगल। जैसे 2 डायमेंशनल में हम लोग स्लोप कहते थे, वैसे यहाँ पे होता है डायरेक्शन एंगल। और कॉस अल्फ़ा, इनकी जो कोसाइन वैल्यूज़ है कॉस बीटा और कॉस गामा, आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस, तो इसमें इसको हम लोग शॉर्ट में DCs कह देते हैं। DCs मतलब डायरेक्शन कोसाइंस। अब हम लोग पढ़े हैं कि कॉस अल्फ़ा अगर निकालना है तो OP वेक्टर का I वेक्टर के साथ एंगल निकालना है, मतलब x एक्सिस के साथ, तो डॉट प्रोडक्ट का यूज़ करेंगे। तो OP वेक्टर डॉट मॉडुलस ऑफ I कैप, तो ये आ जाएगा आपका x1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। क्लियर। उसी तरह से, और इसको हम लोग L से डिनोट करते हैं, m कॉस बीटा होगा आपका, और ये हो जाएगा y1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। सिमिलरली n हो जाएगा आपका z1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। तो एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पे यूज़ हो जाता है कि आपको ध्यान रखना है कि L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1, या इसकी को हम लोग कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा लिख सकते हैं। तो हमने क्या कहा कि इफ़ P इज़ द पॉइंट x1, y1, z1 एंड इफ़ OP वेक्टर मेक्स एन एंगल अल्फ़ा बीटा गामा with positive direction of x axis, y axis, z axis, then alpha beta gamma are called direction angles, and cos alpha, cos beta, cos gamma are called direction cosines of vector OP। है ना, आप चाहें तो इसको प्रॉपरली लिख सकते हैं कि यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा को हम लोग डायरेक्शन एंगल कहते हैं, cos अल्फ़ा cos बीटा डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर OP वेक्टर, ऐसे लिख सकते हो इसको। अब देखो, इसकी बहुत रेयर ज़रूरत पड़ती है। अब डायरेक्शन कोसाइंस तो ये हो गया कॉस वैल्यूज़, डायरेक्शन रेशियोज़ क्या होगा, तो ये जो L, M, N निकाले हैं इसी के प्रोपोर्शनल कोई भी 3 नंबर, एनी 3 रियल नंबर्स विच आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो। बस इतना होता है, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। और ये डॉट प्रोडक्ट का यूज़ कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, सब कुछ कनेक्टेड है बच्चों यहाँ पे, इसीलिए ये टॉपिक मुश्किल हो जाता है किसी बच्चे के लिए, क्योंकि पूछेगा वो भूल जाता है। तो आप एक बार डॉट प्रोडक्ट वाला नोट्स देखिएगा, उसमें हमने एंगल कैसे निकालते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, ये हमने बताया भी था आपको। अब आप लिखो नेक्स्ट पॉइंट। तो देखो बच्चों, इसमें 1-2 पॉइंट्स हैं जिसको हम एक एक करके नोट कर रहे हैं। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस खुद के साथ 0 एंगल बनाती है, तो उसका कॉस वैल्यू हो जाएगा 1, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच का एंगल π/2 होता है, तो उसकी कॉस वैल्यू 0 हो जाएगी। और एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच का एंगल होता है आपका π/2, तो उसकी कॉस वैल्यू क्या हो जाएगी 0। सिमिलरली वाई एक्सिस के लिए 0, 1, 1 लिख सकते हैं। इन तीनों के इसके स्क्वायर का सम 1 भी होना चाहिए, और ये 0, 0
1। डायरेक्शन रेशियोज़ के बारे में क्या बता रहा था कि कोई भी 3 नंबर्स जो डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल हैं उसको डायरेक्शन रेशियोज़ कहते हैं। डायरेक्शन रेशियोज़ को इन जनरल ABC से डिनोट करते हैं और डायरेक्शन कोसाइंस को LMN से। L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर भी 1 हो। तो इसमें हम लोग करते क्या हैं कि लॉ ऑफ रेशियो के अकॉर्डिंग इसको इस तरह से लिख देते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, और डिनोमिनेटर 1 हो जाता है। तो ये आप इसको इस तरह से लिखते हो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज़ में एक रिलेशन आ जाता है। पहले तो ये रिलेशन है और उसको आपस में आप रिलेट भी कर सकते हैं। एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा, हमने आपको सिखाया था कि वेक्टर के बीच का एंगल डिफाइन करते हैं जब दोनों वेक्टर निकल रहे होते हैं। तो अगर हम एक की डायरेक्शन उल्टा कर दें तो जो एंगल थीटा है वो आपका पाई माइनस थीटा हो जाएगा, तो उसकी कॉस वैल्यू क्या होगा, ये नेगेटिव। तो अगर OP वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन LMN है तो PO वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, -L माइनस M माइनस N। ये बात को आपको ध्यान रखना होगा, है ना। ये सब छोड़ो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखो। जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर दिया है, अब ये तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ OP वेक्टर के बारे में निकाल रहे थे ना, लेकिन हम लोगों को नॉर्मली मुलाकात होगी किसी वेक्टर से, जैसे ये 2i माइनस j प्लस 2k है। अब कहेगा कि इसका डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज़ बताइए। तो डायरेक्शन रेशियोज़ बताने के लिए DRs आप सिर्फ कंपोनेंट्स लिख देना, 2 - 1 2। आप इसके कोई भी नंबर प्रोपोर्शनल भी लिख सकते हैं, कोई नंबर मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। बस ये याद रखिएगा कि LMN अगर DCs हैं तो लैम्डा L लैम्डा M लैम्डा N DRs होंगे और लैम्डा नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि स्क्वायर का सम हमें 1 भी चाहिए एक केस में। और अगर इसका डायरेक्शन रेशियो लिखना है तो इसको हम लोग यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर लेंगे और इस तरह से लिख देते हैं। यूनिट वेक्टर क्यों, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1, और अब जो कोफिशिएंट हैं उसको हम लोग DCs कहते हैं। DCs हो जाएगा 2/3 -1/3 और 2/3। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, किसी भी वेक्टर का अगर डायरेक्शन रेशियोज़ बताना है तो I कैप J कैप K कैप के कोफिशिएंट्स और मतलब कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज़। और डायरेक्शन कोसाइंस बताना है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे और वहीं वर्क करेंगे जो अभी कर रहे थे। तो ये रहा डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो। सबसे बड़ी बला है कि डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो हम लोग यूज़ क्यों करते हैं। तो उसका यूज़ करने के पीछे जो बच्चों ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम इसे डायरेक्शन बताते हैं। जैसे 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम लोग डायरेक्शन के लिए स्लोप यूज़ करते हैं, स्लोप से हम लोग डायरेक्शन बताते हैं। उसी तरह से 3D में स्लोप करके टर्म नहीं होता, यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस या डायरेक्शन रेशियो से 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में किसी भी वेक्टर का या किसी भी स्ट्रेट लाइन का या किसी भी प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन बताया जाता है। तो ये है कॉन्सेप्ट, इसीलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। अब इसके बाद हमारे पास बचता है स्ट्रेट लाइन, फिर प्लेन, फिर लाइन एंड प्लेन। बस ये आपका प्लेन टॉपिक्स हैं। तो अभी तक जितना हमने पढ़ा है वो एकदम बेसिक्स है। बेसिक्स इसलिए है क्योंकि आप देखोगे तो आगे आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। डायरेक्टली एज सच क्वेश्चंस 2-3 बार आए हैं इसके जेई में, लेकिन आप एक बार रिकॉल कर लीजिए। तो सबसे पहले हमने चैप्टर को स्टार्ट किया था कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, फिर इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन, फिर ऑक्टेंट के बारे में बताया था। पहले 4 के जेड पॉजिटिव, दूसरे 4 के जेड नेगेटिव, और एक्स वाई आपके 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग फुल अप करने हैं। फिर हमने आपको डिस्टेंस फार्मूले के बारे में बताया था, सेक्शन फार्मूला बताया, एरिया इसको क्या कहते हैं, सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल, इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल, फिर डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज़ के बारे में हमने बता दिया है। अब हमें पढ़ना है स्ट्रेट लाइन, फिर प्लेन, फिर लाइन एंड प्लेन। तो ये 3 चीज़ें हम लोगों को अब पढ़नी हैं। तो एक एक करके अब हम लोग हेडिंग लिखते हैं और लिखिए स्ट्रेट लाइन। तो देखिए बच्चों, स्ट्रेट लाइन में हमें कुल मिला के 6 पॉइंट पढ़ने हैं। और ये कौन कौन से पॉइंट है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म। ध्यान से सुनना। जैसे अगर हमें कोई स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, पहली बार है, तो ये आप कोऑर्डिनेट एक्सिस चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, और ये आपका ओरिजिन है। सॉरी बच्चों। अब जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, एक इस पे पॉइंट दिया है जिसका पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है।
और ये लाइन एक वेक्टर के पैरेलल है। लाइन की डायरेक्शन हम लोग बोलते हैं, लाइन की डायरेक्शन मतलब एक वेक्टर की डायरेक्शन जो लाइन के पैरेलल होती है। अब आप क्या करते हैं, इस पे कोई भी एक जनरल पॉइंट उठा लेते हैं आर वेक्टर, और आपको पता है जैसे ये लिखेंगे कि लेट पी ब्रैकेट में आर बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन, ऑन द लाइन। ये इसमें पहला पॉइंट है ना। इसमें टोटल 6 पॉइंट हम लोगों को स्पेसिफिकली पढ़ने हैं। तो आप कह सकते हो कि जो ए पी वैक्टर है दिस इज़ पैरेलल टू बी वैक्टर। तो ए पी वैक्टर मतलब आर माइनस ए वैक्टर, दिस इज़ पैरेलल टू बी वैक्टर, मतलब कोलिनियर है। तो कोलिनियर के लिए हम लोगों ने पढ़ा था लैम्डा टाइम्स लिखते हैं इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी, या आर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर लिख दिया जाता है। और इसी को कहते हैं वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। मतलब आपसे कोई पूछे कि आर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये आप लिखोगे ये रिप्रेजेंट्स करता है ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए, जिसका पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर, ये पॉइंट से पास हो रही है और इस वेक्टर के पैरेलल है। एक चीज़ नोटिस करना बच्चों, ये कोऑर्डिनेट्स हैं और ये क्या है, उस वेक्टर के कंपोनेंट्स होंगे यहाँ पे। एंड पैरेलल टू, ये एंड लिखा हुआ है, पैरेलल टू वेक्टर बी, है ना। इस बात को याद रखिएगा। क्या किया हमने, जनरल पॉइंट एक उठाया, पॉइंट को पी से मिला दिया, ए पी वेक्टर बनाया, और ये दोनों वेक्टर हम लोगों को क्या दिख रहे हैं, कोलिनियर दिख रहे हैं। ये दूसरी डायरेक्शन में भी हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो लैम्डा एडजस्ट कर लेगा। और लैम्डा क्या है, स्केलर है। स्केलर मतलब कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो इसी को कहते हैं वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। दिस इज नोन एज वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब हम लोग क्या करेंगे, इन जनरल अगर इसकी बात करें तो ये x, y, z होगा, है ना। इसको हम लोग कार्टेशियन इक्वेशन में भी बदल सकते हैं, लेकिन पहले आप इसको इत्मीनान से देखिए और अच्छे से लिखिए। तो आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड पैरेलल टू द वेक्टर बी। इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है और ये स्ट्रेट लाइन की वेक्टर इक्वेशन है। इसमें बच्चों वेक्टर से कार्टेशियन से वेक्टर आपको आना चाहिए, वो हम एक एक लाइन में बताते जाएंगे। तो आई होप ये आपने नोट कर लिया होगा। अब इसको मैं कार्टेशियन इक्वेशन में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि इस पार्ट से ही हमारे सारे पार्ट सॉल्व हो जाएंगे। तो देखते जाइएगा। इसमें देखो यहाँ पे क्या है कि अगर हम कह रहे थे कि ए का कोऑर्डिनेट्स अगर आपको x1 y1 z1 दिया हो, और जो बी वेक्टर है अगर सपोज ये b1i प्लस b2j प्लस b3k लिखा हो, तो आप लिखे थे आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। तो आर आपका जनरल है, xi प्लस yj प्लस zk इक्वल टू ए वेक्टर मतलब x1i प्लस y1j प्लस z1k, और प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर की जगह b1i प्लस b2j प्लस b3k होता है। तो आप क्या करेंगे, आई जे के कोफिशिएंट इक्वेट कर देंगे। तो x इक्वल टू आप लिखोगे x1 प्लस लैम्डा टाइम्स b1, y इक्वल टू y1 प्लस लैम्डा टाइम्स b2, और z एक्सिस इक्वल टू z1 प्लस लैम्डा टाइम्स b3। तो यहाँ से लैम्डा को इक्वेट करते हैं तो x माइनस x1 अपॉन b1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b2 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन b3, है ना। इसी को कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन सिमेट्रिकल फॉर्म। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन सिमेट्रिकल फॉर्म। क्लियर, इसी को कहा जाता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन सिमेट्रिकल फॉर्म। इसको ध्यान रखिएगा बच्चों। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इसको कहेंगे कार्टेशियन इक्वेशन, और जो ये था इसको वेक्टर इक्वेशन कहते हैं। अब इसको बदलते एक दूसरे में कैसे हैं,
वो हम आपको बता देते हैं। ये ध्यान रखिएगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन तभी लिखते हैं जब एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट क्या हो, +1 हो। फिर से बोलिए, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट क्या हो, +1 हो, तभी हम लोग बोल सकते हैं कि ये b1 b2 b3 आपके डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर है जो लाइन के पैरेलल है। और x1 y1 z1 क्या है, तो x1 y1 z1 से स्ट्रेट लाइन पास हो रही है। अगर x1 y1 x की जगह x1, y की जगह y1, z की जगह z1 रख देंगे तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, मतलब 0 = 0 = 0 आ जाएगा। तो इस पॉइंट को आपको हमेशा याद रखना होगा। अब हम आपको ट्रिक बता देते हैं कि कैसे लिखना है वेक्टर से कार्टेशियन, कार्टेशियन से वेक्टर। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, है ना, और लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखिए बच्चों, जैसे ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी है, ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है और ये वेक्टर के पैरेलल लाइन है। तो इक्वेशन कैसे लिखते हैं, तो वेक्टर इक्वेशन के लिए r वेक्टर इक्वल टू a, तो एक तो तरीका ये होता है शॉर्ट में लिखने का, प्लस लैम्डा टाइम्स 2 5 - 7 लिख दिया। एक मेथड और करके इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, r वेक्टर इक्वल टू i - 2j प्लस 3k। हमने क्या किया, 1 - 2 3 को ये पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिख दिया है, प्लस लैम्डा टाइम्स 2i प्लस 5j - 7k। अब इसको कार्टेशियन इक्वेशन में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, x - x1 अपॉन a2 इक्वल टू y - y1 y + 2 अपॉन 5 इक्वल टू z - z1 अपॉन -7। तो इसमें हम डायरेक्टली भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसे ये स्ट्रेट लाइन दिया है तो 1, -2, 3 से पॉइंट से पास हो रही है, और 2 5 - 7 डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर है जो लाइन के पैरेलल है। ये बात को ध्यान रखिएगा। तो ये 3 तरीके से हमें मिलेगा। एक होता है कि जनरल पॉइंट लाइन पे कैसे माने, जनरल पॉइंट ऑन दिस लाइन। तो इसका तरीका है, कोई भी जनरल पॉइंट को अगर एज्यूम करना है तो एक तो ये जो एक्स वाई जेड आई जे के कंपोनेंट्स हैं, जैसे यहाँ पे लिखोगे तो 1 + 2 लैम्डा -2 + 5 लैम्डा और 3 - 7 लैम्डा। एक तो ये तरीका है। अगर ये दिया हुआ है तो आप इसको लैम्डा एज्यूम करते हुए आप यही सारी चीज़ें एक्स वाई जेड की जो वैल्यू लिखेंगे वो आ जाएंगी। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, तो एक्स की वैल्यू आएगी 1 + 2 लैम्डा, वाई की वैल्यू क्या आएगी, तो -2 + 5 लैम्डा, और जेड की वैल्यू 3 - 7 लैम्डा आएगी। तो ये जनरल पॉइंट है। तो एक लाइन की वेक्टर इक्वेशन कैसे लिखते हैं, कार्टेशियन इक्वेशन कैसे लिखते हैं, आपस में कन्वर्ट कैसे करते हैं, और उस पर जनरल पॉइंट कैसे मानते हैं, ये अभी तक हमने आपको बताया, क्योंकि यही मेन पार्ट है इस पूरे टॉपिक का। स्ट्रेट लाइन वाला जो पार्ट है, अगर इसमें ये हम लोगों ने कर लिया तो बहुत आसानी से चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। आई होप आपको क्लियर भी हो गया होगा। इसको कॉपी पे समझिएगा। फिर से मैं बताता हूँ, ये वो पॉइंट्स है जहाँ से लाइन पास हो रही है, और ये वेक्टर है जिसके लाइन पैरेलल है। तो वो वेक्टर लाइन की डायरेक्शन, जैसे ये लाइन दिया हो ना, तो हम इससे भी इसकी डायरेक्शन बता सकते हैं या इससे भी बता सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो लैम्डा एडजस्ट कर लेगा। और लैम्डा -∞ से +∞ तक का कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो इस बात को आपको हमेशा याद रखना होगा। तो आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब ये रहा पहला पॉइंट। हमने कहा था कि इसमें 6 पॉइंट हैं टोटल जो हम लोगों को पढ़ना है। तो अब आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखिए, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अब हमारे पास 2 पॉइंट्स दिए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन बनाएंगे जिस पे ये ए पॉइंट हमने लिखा और इसमें हमने बी पॉइंट लिखा। आप कहोगे कि सर एक पॉइंट चाहिए था और एक वेक्टर चाहिए था। पॉइंट तो पता है, वेक्टर कहाँ से बना लेंगे, तो ए बी वेक्टर से। तो यहाँ पे क्या होगा, इक्वेशन लिखेंगे हम लोग, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। बस इतना ही होता है इसमें। अगर इसका कोऑर्डिनेट दिया हो x1 y1 z1 और इसका दिया हो x2 y2 z2, तो आप इसी को कार्टेशियन फॉर्म में लिख सकते हैं, x - x1 अपॉन x2 - x1 इक्वल टू y - y1 अपॉन y2 - y1 इक्वल टू z - z1 अपॉन z2 - z1। तो ये बहुत आसान चीज़ है। ये तभी आसान लगेगी जब आप पहला मेथड बहुत अच्छे से पढ़ेंगे।
और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पे ए वेक्टर की जगह आप बी वेक्टर भी लिख सकते हैं। अब जैसे कई स्टूडेंट कहेंगे कि सर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि स्ट्रेट लाइन दो जो हमने जो निकाला है और जो ऑप्शन में दिया है वो सेम है। तो उसके लिए तरीका होता है बच्चों, उसके लिए पहला तरीका, अगर इस सिस्टम में दिया है तो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को +1 कर देना, नहीं है तो कर देंगे, दिया है तो बहुत अच्छी बात है। फिर डिनोमिनेटर को देखना सेम होने चाहिए, क्योंकि लाइन अगर आपस में पैरेलल हैं तो उनके पैरेलल वेक्टर मतलब बी वेक्टर कॉमन होंगे। और उसके बाद x1 y1 z1 को आप दूसरी लाइन में रखिएगा, अगर वो सेटिस्फाई कर गया तो इसका मतलब दोनों लाइन आइडेंटिकल हैं। पहले तो दो लाइन को आइडेंटिकल कब बनाएंगे, जब, ध्यान से सुनिएगा, जब दोनों के डायरेक्शन क्या हो, सेम हो और इसका एक जनरल पॉइंट इस पे लाई कर जाए, इसका मतलब ये दो ना हो के क्या है, एक है। यही कंसेप्ट हम यूज़ करना चाहते हैं और यही आपको बताना चाहते हैं, तो इस पॉइंट को आपको हमेशा याद रखना होगा। तो इसमें क्या किया हमने, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर कर दिया और इसी को कार्टेशियन में कन्वर्ट कर दिया। इस पे भी जनरल पॉइंट मानना हो तो इक्वल टू लैम्डा करके एक्स वाई जेड की वैल्यू लिख देंगे, या यहाँ से आई जे के के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको जनरल पॉइंट बना देंगे। बस इतना ही होता है इसमें। अब आप लिखिए, बस इतना ही है। अगर आप मान लीजिए एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो ये ए एक पॉइंट है 1, -2, 3, बी है 5, 7, 9 और हमें ए बी की इक्वेशन लिखना है। तो पहले हम लोग ए बी वेक्टर बना देते हैं, मतलब इस लाइन की इक्वेशन चाहते हैं। तो ये हो जाएगा 4i + 9j + 6k। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ एल। तो हमने क्या बताया था, आर वेक्टर इक्वल टू i -2j + 3k। यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है कि ब्रैकेट रहेगा, और लैम्डा टाइम्स 4i + 9j + 6k। अगर यहाँ कोई कॉमन फैक्टर होता है तो उसको हम लोग लैम्डा में एडजस्ट कर देते हैं। अगर आपको कार्टेशियन इक्वेशन लिखना है तो x - x1/4 इक्वल टू y - y1 कितना लिखेंगे 9 इक्वल टू z - z1/6। तो ये हो गया कार्टेशियन इक्वेशन, ये हो गया वेक्टर इक्वेशन। आप इसके भी रेफरेंस के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं, x - 5 क्या लिखेंगे 4 इक्वल टू y - 7/9 इक्वल टू z - 9/6। अब देखो ये दोनों लाइन आइडेंटिकल कैसे हैं, तो पहले ये 496 मैच कर रहा है स्टेप 1। इसका 1, -2 और 3 ऑब्वियस पॉइंट है ना, तो इस पर रखोगे तो सेटिस्फाई कर जाएगा। जैसे 1 रखोगे तो ये -1 आएगा, जैसे 1 रखो तो ये कितना आएगा -1, -2 रखो तो ये भी क्या आएगा -1, और 3 रखेंगे तो ये भी कितना आएगा -1 आएगा। तो यही मैं कह रहा था कि सेटिस्फाई करेगा। तो ये दोनों लाइन आइडेंटिकल चेक करने के लिए एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट सबसे पहले 1 बनाएंगे, स्टेप 1। ध्यान से सुनिएगा इसको, ये भूल जाते हैं आप सब। फिर इसका जो ऑब्वियस पॉइंट है इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, इसका मतलब ये दोनों लाइन क्या हैं, आइडेंटिकल हैं। तो हमने ये तो सिखा दिया कि ए बी वेक्टर से आप पैरेलल वेक्टर निकाल लोगे, लेकिन आप कहोगे ना कि सर इन दोनों में से किसको लें, तो आंसर है आप किसी को भी ले लीजिए, जैसा कि हम 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में करते हैं। पॉइंट टू शुड बी क्लियर, सब कुछ क्लियर हो गया। तो ये रहा बेसिक इक्वेशन से रिलेटेड। और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कभी भी आए तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि लाइन पे लाई करने वाला एक पॉइंट और लाइन के पैरेलल एक वेक्टर। अब आप लिखिए अगला पॉइंट। तो अगली हेडिंग लिखिए बच्चों, एंगल बिटवीन द 2 लाइन्स। एंगल बिटवीन द 2 लाइन्स कैसे निकालते हैं, तो वो देखिए। जैसे मान लीजिए ये एक लाइन है और ये एक ये लाइन है। सपोज़ ये L1 है और इसकी इक्वेशन है r वेक्टर इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b1 वेक्टर, और ये L2 है जिसकी इक्वेशन है r वेक्टर इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस लैम्डा म्यू टाइम्स b2 वेक्टर। लैम्डा और म्यू लिख देते हैं। तो ये हमें एंगल चाहिए। तो इसके ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, इसके पैरेलल एक वेक्टर है जिसको हम लोग b2 वेक्टर लिख सकते हैं, और इसके पैरेलल एक वेक्टर है जिसको b1 वेक्टर लिख सकते हैं। आप कह सकते हो कि सर ये दोनों एंगल क्या हैं, सेम है। द एंगल बिटवीन b1 वेक्टर एंड b2 वेक्टर इज डिफाइंड एज एंगल बिटवीन द 2 लाइन्स। उसी को मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि एंगल बिटवीन द 2 लाइन्स इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स टू विच लाइन्स आर पैरेलल। मतलब आप b1 b2 के बीच का एंगल निकाल लेंगे, यही हो जाएगा एंगल बिटवीन द 2 लाइन्स। और ये लाइन्स हैं तो थीटा और पाई माइनस थीटा दोनों को एंगल कह सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप कह सकते हो क्लियरली जो कॉस थीटा है दिस इज इक्वल टू b1 डॉट b2
होल डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ B1 और ये मॉडुलस ऑफ B2। डॉट प्रोडक्ट से हम लोग एंगल बिटवीन द टू लाइंस निकाल दिए। और बाई चांस ये आंसर अगर कर रहा है 2π/3 तो हम लोग π/3 वाला भी ऑप्शन देखेंगे, अगर वो भी दिया होगा तो उसको भी टिक कर देंगे, क्योंकि लाइन की दोनों तरफ डायरेक्शन है, ये वेक्टर नहीं है। वेक्टर में हमने स्पेसिफाई कर दिया था कि उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कॉस थीटा डिफाइन होता है, यहाँ पे आपको दोनों लेकर चलना है। और अगली चीज़ ये है कि अगर लाइन दोनों परपेंडिकुलर हैं तो कॉस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आ जाएगी, तो आप B1 डॉट B2 की वैल्यू क्या कर दोगे, 0 कर दोगे। और अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, जैसे कि मैं अभी सिखा रहा था, तो ये दोनों हमें पैरेलल वेक्टर दिखेंगे, तो B1 इक्वल टू अल्फ़ा टाइम्स B2 कर देंगे, वेयर अल्फ़ा इज़ स्केलर। तो ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके पैरेलल वेक्टर्स भी परपेंडिकुलर होंगे, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। ये हम लोगों ने सीखा था कि वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाता है, 0। और वेक्टर अगर पैरेलल होते हैं तो एक को दूसरे का लैम्डा टाइम्स लिखते हैं, याद होगा आपको, एक को दूसरे का लैम्डा टाइम्स लिखते हैं। तो एंगल बिटवीन द टू लाइन्स है। अब इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो लिखिए क्वेश्चन, अब एक एक करके क्वेश्चन भी करते रहेंगे। तो देखिए बच्चों, हमने 2 लाइन्स लिखा हुआ है, इनके बीच का एंगल निकालना है। क्लियर? तो आपको क्या करना है, B1 व B2 वेक्टर निकालना होगा। तो जब लाइन वेक्टर फॉर्म में होता है तो इसी को B1 कहते हैं, और जब लाइन कार्टेशियन फॉर्म में होता है तो डिनोमिनेटर से B1 वेक्टर या B2 वेक्टर बना लेते हैं। याद रखिएगा, जब XYZ के कोफिशिएंट +1 हो तभी डिनोमिनेटर पिक करेंगे, अदरवाइज पहले कोफिशिएंट +1 बना लेंगे तब डिनोमिनेटर पिक किया जाता है। तो यहाँ पे आप सीधे सीधे लिख सकते हो B1 वेक्टर क्या है, तो 2i + j - 3k है। B2 वेक्टर कितना है, तो आप कहोगे 2i + 3j + k है। तो कॉस थीटा क्या लिखे थे अभी थोड़ी देर पहले, B1 डॉट B2 अपॉन मॉडुलस ऑफ B1 मॉडुलस ऑफ B2। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो तो 4 + 3 - 3 अपॉन ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो ये हो गया 4 अपॉन, आप ध्यान से देखो 3 का स्क्वायर होता है 9, 14 आएगा, तो ये आ जाएगा 2/7। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी, एंगल बिटवीन द टू लाइन्स इज कॉस इनवर्स 2/7 या पाई माइनस कॉस इनवर्स 2/7। ये भी लिख सकते हैं, हमने बताया था ना, थीटा और पाई माइनस थीटा दोनों लिख सकते हैं। तो नॉर्मली एग्जाम हॉल में क्या होता है, ये 1/2 या 1√3/2 इस तरह का टर्म आता है, जिससे आप π/3 और π/6 को लेकर थोड़ा बहुत कन्फ्यूज्ड हों। ऐसे क्वेश्चन आएगा तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी आपको कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, और B1 B2 को लिखते समय कोई भी गलती नहीं करनी है। अगर यहाँ गलती कर दिए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, तो उस बात को आपको याद रखना होगा, है ना। तो पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइन की इक्वेशन को लिखिए, फिर B1 वेक्टर लिखिए, B2 वेक्टर लिखिए, और कंसेप्ट यूज़ करिए कि एंगल बिटवीन लाइंस इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स टू विच लाइंस आर पैरेलल। तो B1 B2 के बीच का एंगल को ही एंगल बिटवीन द लाइंस कहते हैं। अगर मान लीजिए ये B1 डॉट B2 0 होता तो ये लाइंस को हम लोग परपेंडिकुलर कह देते, और अगर B1 B2 ये B1 अगर लैम्डा टाइम्स B2 टाइप का होता तो पैरेलल कह देते। ये पॉइंट को आपको ध्यान रखना होगा। अब आप लिखिए, बस इतना ही होता है इसमें बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगला जो टॉपिक है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू ए लाइन निकालना है। इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा बच्चों। जैसे मान लीजिए ये लाइन L है, इसकी इक्वेशन है R वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B वेक्टर, और यहाँ पे कोई पॉइंट P है जहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना चाहते हैं। क्लियर? तो अब आप क्या करिए, यहाँ पे इसका ऑब्वियस पॉइंट आपको पता है, इसको ज्वाइन कर दीजिए। मैंने क्या बोला कि एक लाइन की इक्वेशन ऑलरेडी आपको दी हुई है, इसको मैं साइड में लिख देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। इस लाइन की इक्वेशन है आपके पास R वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B वेक्टर। तो इसका ऑब्वियस पॉइंट क्या होगा, A वेक्टर, और ये लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल है वो क्या हो जाएगा, B वेक्टर। हम लोगों को PM निकालना है, तो आप कह सकते हो कि PM की वैल्यू जो है वो मॉडुलस ऑफ AP साइन थीटा के इक्वल होगा, और AP क्रॉस B की वैल्यू अगर बात करें, इसकी वैल्यू, तो ये हम लोग लिखते हैं मॉडुलस ऑफ AP मॉडुलस ऑफ B साइन थीटा। तो यहाँ से मॉडुलस ऑफ AP साइन थीटा की वैल्यू आप लिख सकते हैं, और वो होगा AP क्रॉस B होल डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ B।
तो आप इसको शॉर्ट में ए पी क्रॉस बी कैप करके भी याद रख सकते हैं। आपको याद होगा हमने जब प्रोजेक्शन बताया था तो ए एम की वैल्यू लिखवाया था हमने ए पी डॉट बी कैप। तो बेस के लिए डॉट प्रोडक्ट, परपेंडिकुलर के लिए क्रॉस प्रोडक्ट करके मॉड्यूलस, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट अगर सिर्फ करेंगे तो वो वेक्टर आएगा, हमें उसके डिस्टेंस मतलब उसके मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। मैंने देखा है कि इसकी भी कोई ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन आप कहोगे कि सर क्यों बता रहे हो जब ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो इसको हम अगले टॉपिक में यूज़ करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस में, है ना। वैसे क्या कैसे क्वेश्चंस करेंगे इसको करने का तरीका ये होता है बच्चों की लाइन पे जनरल, जैसे एम का कोऑर्डिनेट निकालना हो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना हो और इमेज निकालना हो तो क्या किया जाएगा वो ध्यान से सुनिए। फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो आप क्या करना, जनरल पॉइंट एम मान लेना लैम्डा के टर्म्स में, ये आ जाएगा। और आपको पी एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हैं तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। तो उससे हमें लैम्डा मिल जाएगा, और लैम्डा जैसे ही मिलेगा उस लैम्डा से हमें क्या मिल जाएगा, एम मिल जाएगा, और एम से हमें पी एम भी मिल जाएगा। तो ये होता है कंसेप्ट। पी एम मतलब इसकी वैल्यू मिल जाएगी, ध्यान रखिएगा। मतलब हमने कहा कि लाइन पे आप एक जनरल पॉइंट मानो, फिर पी एम वैक्टर निकाल लो, पोजीशन वेक्टर ऑफ एम माइनस पोजीशन ऑफ वेक्टर ऑफ पी करके, फिर लाइन का जो पैरेलल वेक्टर है और ये पी एम वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि पी एम परपेंडिकुलर टू द लाइन है ना। ये जो पी एम है और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0। तो उससे हमें लैम्डा मिलेगा, लैम्डा से एम मिल जाएगा और एम से हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हम लोगों को करना है। एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे हमें कॉन्फिडेंस मिल जाएगा और इसमें सिर्फ डेटा चेंज रहेगा और कुछ नहीं मिलेगा। इमेज निकालना हो तो मिड पॉइंट फार्मूले से पहले एम निकालेंगे, फिर मिड पॉइंट फार्मूले से क्या कर लेंगे, इमेज निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसको और एक्सटेंड कर दीजिए एक अलग से डायग्राम में, और ये दोनों इक्वल कर देंगे तो मिड पॉइंट फार्मूला से हमें क्या मिल जाएगा, इमेज। क्लियर। अब आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। तो देखो बच्चों, जैसे ये है फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम द गिवन पॉइंट 506। तो हमने आपको ये बताया था कि एक डायग्राम बनाइएगा, रफ डायग्राम। तो ये 506 लिखिएगा, जितना आपको ज़रूरत है उतना ही लिखना है। ये यहाँ पे ए पॉइंट बना देना, और ये लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही है तो 1, -1 और 1, इस वेक्टर को निकाल सकते हैं। ये बी वेक्टर हमें पता ही है। तो अगर मैं ए पी वेक्टर आपसे पूछ लूँ तो आप कहोगे कि सर ये हो जाएगा 4i + j + 5k। और बी वेक्टर तो यहाँ देखो 1 1 2 भी लिख सकते हैं, तो और सिंप्लीफाई कर लेंगे 1 1 2, है ना। इस बात को ध्यान रखना। आप चाहें तो 2 2 4 भी लिख सकते हैं, वो फाइनली कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ए पी क्रॉस बी, अगर फॉर्मूला याद है तो आप सीधे डिटर्मिनेंट से लिंक करिए इसको। कई स्टूडेंट ये भी करते हैं कि जैसे ए पी का मैग्नीट्यूड निकाल लिए फिर ए एम निकाल लिया डॉट प्रोडक्ट से, वो भी एक अच्छा तरीका है ना। हम उसको भी एक बार जस्टिफाई कर लेंगे। और ये 4 1 5 1 1 2, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 - 5 -3i, और ये हो जाएगा 8 - 5 -3j, और ये +3k। और मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी है आपका √6। तो पी एम की वैल्यू हो जाएगी, हमने अभी लिखवाया है ए पी क्रॉस बी अपॉन मॉड्यूलस ऑफ बी से। आप पी एम की लेंथ लिख सकते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, कहाँ गया इसका, तो ये आएगा 3√2, और इसको √2 × √3 लिख सकते हैं, √6 को। तो √2 कैंसिल हो गया, और ये आ जाएगा फाइनली 3 लेकिन हमें लग रहा है कुछ गलती कर दी, 3√3 आएगा। आई एम रियली सॉरी। इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आएगा 3√3 होल डिवाइडेड बाई √6। तो ये आ जाएगा फाइनली 3/√2। एक बार आंसर को चेक करना होगा, है ना, कहीं ऐसा तो ना हो कि हम भावनाओं में खो गए हों। 3/√2 सही है। लेकिन मैं ये कह रहा था कि आप एम की वैल्यू तो निकाल सकते थे ना, एम आप निकाल सकते थे। जैसे ए पी वेक्टर डॉट बी कैप कर दीजिए, तो इन दोनों का आप डॉट लीजिए तो 4 कितना आएगा देखो, तो 4 आएगा +1 + 10, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी √6।
तो ये हो गया 15/√6, 15/√6। और AP की वैल्यू कितनी है, तो AP की वैल्यू लिखेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, ये हो जाएगा आपका √4² + 5² + 1²। तो ये आ गया आपका 25, 16, 41, 42, 42। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो PM की वैल्यू हो जाएगी √42 माइनस 225 अपॉन यहाँ 6 लिख देंगे। तो ये फाइनली आप इसको भी कैलकुलेट करोगे तो एक बार चेक ही कर लेते हैं ना, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए। तो देखिए 42 × 6, 8, 4 × 24, 25, 258 - 225 बटा √6, रूट के अंदर PM। अब ये देखते हैं कितना आता है। तो ये आएगा 3 और 25 33 आएगा 34, यहाँ 12 होगा ना, 2 होगा ये। तो ये 27/√6 लिखेंगे, जिसको हम लोग फाइनली 3/√2 कर सकते हैं। तो ये सेम आंसर आएगा। मतलब आप AM निकालिए, फिर पाइथागोरस थ्योरम से PM निकालिए, या आप डायरेक्टली PM निकालिए, या आप M का कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, फिर PM की डिस्टेंस निकालिए। तो जो सबसे आसान मेथड है वो हमने बता दिया था, है ना। वो AM वाला फालतू का पाइथागोरस थ्योरम में फंस सकते हैं। तो आप सीधे सीधे AB क्रॉस B कैप कर दो और उसका मॉड ले लो, है ना, या AB क्रॉस B अपॉन मॉड्यूलस ऑफ B कर दो, उससे आंसर आ जाएगा। हाँ, ये मैं सिखा रहा था कि अगर इस पर जनरल पॉइंट लाइन पे मानना होता तो आप इसको लैम्डा कर देते और आप लिखते 1 + 2 लैम्डा, ये -1 + 2 लैम्डा और 1 + 4 लैम्डा लिखते, और ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 करते तो M का कोऑर्डिनेट्स आ जाता, और वहाँ से M का कोऑर्डिनेट से PM की डिस्टेंस भी आ जाती है। वो वेरीफाई करना है और ये आपका काम है। M का कोऑर्डिनेट्स लाने के बाद आप मिड पॉइंट फार्मूले से आप इमेज भी निकाल सकते हैं। तो मैंने ये बता दिया अपनी तरफ से, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ये। अब आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो हमने आपको ये सिखा रखा है कि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस में दोनों लाइंस एक कॉमन वेक्टर के क्या होंगी, पैरेलल होंगी। जैसे ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये दोनों पैरेलल है, मतलब इसकी इक्वेशन को लिखेंगे A1 + लैम्डा टाइम्स B वेक्टर, और ये R वेक्टर इक्वल टू, ऑब्वियसली पास करने वाले पॉइंट्स अलग अलग होंगे, तो ये μ टाइम्स B वेक्टर ही दिखेगा। इससे पकड़ेंगे कि ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। तो इसका कोई भी ऑब्वियस पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो इसका ऑब्वियस पॉइंट A1 वेक्टर है और ये हमें चाहिए, है ना। और इसका ऑब्वियस पॉइंट क्या है, आप कह सकते हो कि सर A2, मान लीजिए ये A1 पॉइंट लिख देता हूँ, और इसका ये A2 वेक्टर, तो ये अभी हमने सिखाया है ना इस तरह से, इसीलिए हमने ये पिछला डायग्राम बनाया था। तो आप डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस को लिख सकते हो A1 - A2 क्रॉस B कैप, मतलब क्रॉस B अपॉन का मॉड्यूलस होल डिवाइडेड बाई मॉड्यूलस ऑफ B। बस इतना ध्यान रखिएगा, ये सिंपल सा है, इसमें कोई इफ बट नहीं है, है ना। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, पहले लाइन का ऑब्वियस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन द सेकंड लाइन निकाल लेंगे, वही हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। इसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं है, कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं। अगर पिछला आपको टॉपिक समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आया है बच्चों तो एक बार फिर से वीडियो देख लेना, और नहीं तो हम लाइव इंटरेक्शन करेंगे ना, तो उसमें आप पूछना कि सर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन नहीं समझ में आया, तो मैं बराबर एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना। अब आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। लास्ट टॉपिक देखिए स्ट्रेट लाइन का, जो प्लेन स्ट्रेट लाइन है वो लास्ट टॉपिक होता है बच्चों, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइंस। ये स्क्यू लाइंस क्या होती हैं, तो ऐसी दो लाइंस स्पेस में जो इंटरसेक्ट भी ना करें और ना पैरेलल हों। ऑब्वियसली दे अलग अलग प्लेन में होंगी, क्योंकि अगर एक प्लेन में लाइन को, दो लाइन को अलग अलग दिखाएंगे तो या तो वो इंटरसेक्ट कर जाएंगी या तो वो पैरेलल होंगी। अगर हमें नाइदर नॉर करना है तो वो चीज़ें अलग अलग प्लेन में होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपके जो भी स्टडी रूम है उसके एक वॉल पे एक लाइन बना दीजिए और ग्राउंड फ्लोर पे एक लाइन बना दीजिए, और ऐसा आप बना सकते हैं जो दोनों आपस में पैरेलल भी ना हों और इंटरसेक्ट भी ना करें, और आप आपस में दोनों को एज पे इंटरसेक्ट भी करवा सकते हो। तो स्क्यू लाइंस मतलब 2 लाइंस इन स्पेस विच आर नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्ट इज कॉल्ड स्क्यू लाइंस,
and obviously they are present in the different planes. If lines are intersecting then they are कोप्लानर. हमने आपको बताया था ना दो वेक्टर्स हमेशा कोप्लानर होंगे. तो हमें क्या करना है इस हेडिंग में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस निकालना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये कई बार एग्जाम में जेई मेन जे एडवांस में आता रहता है ना. ये सारे पॉइंट्स जो हम लिखवा रहे हैं ये जेई मेन जे एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट हैं. तो आप ऐसे ही डील करिए कि जैसे मान लीजिए ये एक लाइन है और एक ये लाइन है, हमें तो बोर्ड पे ही बनाना है तो इस तरह से बना दीजिए. ये L1 है, इसकी इक्वेशन है r वेक्टर इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b1 वेक्टर, और ये है r वेक्टर इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स b2 वेक्टर. तो ध्यान से देखना, इस पे हम एक पॉइंट बनाएंगे p और q जो दोनों पे परपेंडिकुलर होगा. ये थोड़ा ऑड लगता है देखने में, लेकिन ध्यान रखिएगा p और q अलग अलग प्लेन में है इसलिए ऐसा बन रहा है और हमें पी क्यू की वैल्यू ही निकालनी है. तो ध्यान से देखो, ये पी क्यू आपका b1 वेक्टर के परपेंडिकुलर है और b2 वेक्टर के परपेंडिकुलर है. तो आप कह सकते हो कि सर पी क्यू की जो डायरेक्शन होगी वो b1 क्रॉस b2 के, माने पी क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पैरेलल टू b1 क्रॉस b2 होगा, क्योंकि एक वेक्टर है अगर दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है तो उनके क्रॉस प्रोडक्ट के क्या हो जाता है, पैरेलल. ये मैं सिखाता हूँ कैसे. जैसे मान लीजिए कि ये वेक्टर जो है वो हमारे पहले प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये दूसरे प्लेन के, मतलब इन दोनों का क्रॉस करेंगे तो ये इसी की डायरेक्शन में आएगा ना. ये चीज़ मैं कह रहा हूँ, तो ये ध्यान रखिएगा. तो पी क्यू इज़ पैरेलल टू b1 क्रॉस b2. अब हम लोग क्या करते हैं कि इस पे एक ऑब्वियस पॉइंट और इस पे एक ऑब्वियस पॉइंट लेते हैं. तो आप कह सकते हो सर इसका ऑब्वियस पॉइंट a1 वेक्टर तो दिख ही रहा है, इसका ऑब्वियस पॉइंट a2 वेक्टर तो दिख ही रहा है. आप इन दोनों को बस ज्वाइन कर दीजिए और इस वेक्टर का आप पी क्यू वेक्टर पे प्रोजेक्शन ले लीजिए, वहीं आपका आंसर हो जाएगा. ये कैसे? तो आप उसको इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि यहाँ पे दो पॉइंट हैं जैसे हमने अभी दिखाया है. ये ए, किसी को भी a1 लिख देता हूँ और ये a2 है ना. ये समझना इस डायग्राम को. इसको मैं ज्वाइन किया, a1 वाले को परपेंडिकुलर दिखा के मैं p दिखाना चाहता हूँ और इधर q दिखाना चाहता हूँ. तो हमें ये निकालना है ना, तो इस प्रकार से ये निकल जाएगा. ये दोनों आपस में सेम है और ये हमें वेक्टर क्या पता है, पी क्यू वेक्टर. तो ये प्रोजेक्शन से आ जाएगा ना थीटा. तो आप कह सकते हो कि पी क्यू जो है दिस इज़ प्रोजेक्शन. यही स्टेप नहीं समझ में आता है, फिर से एक बार रिकॉल कर दूंगा. प्रोजेक्शन ऑफ a1 a2 वेक्टर ऑन, या सिंपली वो लिख दिया जाए a1 माइनस a2 ऑन b1 क्रॉस b2, क्योंकि हमें जिस पे प्रोजेक्शन लेना होता है उसके यूनिट वेक्टर से मतलब है. तो अगर इसमें लैम्डा से मल्टीप्लाई भी कर दें तो हमारे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. देखो मैंने क्या किया, पहले दो लाइंस बनाया था, फिर हमने ये दिखाया कि ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये दोनों लाइंस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, उस तभी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहेंगे. तो जब पी क्यू b1 के परपेंडिकुलर हो जाएगा तो पी क्यू वैक्टर इज़, आप ऐसे लिख लो, पी क्यू वैक्टर इज़ परपेंडिकुलर टू b1 एंड पी क्यू वैक्टर इज़ ऑल्सो परपेंडिकुलर टू b2. तो इन दोनों से कंक्लूजन आ जाएगा कि जो पी क्यू वैक्टर है दिस इज़ पैरेलल टू b1 क्रॉस b2, है ना. ये चीज़ इसको ध्यान रखिएगा. तो पी क्यू अगर b1 क्रॉस b2 के पैरेलल है तो आप पी क्यू पे प्रोजेक्शन लिखेंगे a1 माइनस a2 से, तो उसे वहीं हो जाएगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. और हमने आपको याद करवाया था ये क्या करते हैं, a1 माइनस a2 डॉट b1 क्रॉस b2 होल डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ b1 क्रॉस b2. और ये डिस्टेंस है तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है और न्यूमरेटर को आप ध्यान से देखो तो ये STP है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. a1 माइनस a2 जिसको डिटर्मिनेंट से हम लोग कनेक्ट करते हैं b1 b2 होल डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ b1 क्रॉस b2. तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं नोट करके कि इफ़ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आप इसमें देखोगे तो 10-12 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको जेई मेन के. लाइंस आर इंटरसेक्टिंग देन पी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, या दैट इज़ कोप्लानर. अगर लाइंस हो गई, अगर लाइन इंटरसेक्ट कर जाएंगी तो उनको एक प्लेन में रख सकते हैं. तो कभी कोप्लानर करके पूछता है क्वेश्चन, कभी इंटरसेक्टिंग करके पूछता है. तो इसको ध्यान रखिएगा,
इसमें हमने पी क्यू जो लिखा है ना, B1 के परपेंडिकुलर, B2 के परपेंडिकुलर, तो B1 क्रॉस B2 के पैरेलल, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और उस डायग्राम को हमने इससे रिलेट किया है। अगर आपको A1 A2 का प्रोजेक्शन PQ पर निकालना हो तो आप इसकी वैल्यू निकालोगे, तो A1 माइनस A2 डॉट PQ कैप, वही चीज़ मैंने लिखा है। तो ये ध्यान रखना, अगर लाइन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर 0 है इसका मतलब कोप्लानर्स हैं, अगर लाइन इंटरसेक्टिंग हो गई तभी भी कोप्लानर्स हैं, अगर लाइन पैरेलल हो गई तभी भी कोप्लानर्स हैं। दो पैरेलल लाइन को एक प्लेन में तो रख ही सकते हैं ना, तो तीनों केस में लाइन कोप्लानर आती हैं। तो ये आपको हमेशा याद रखना होगा और इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करके और इस चैप्टर को, पहले पार्ट को वाइंड अप करते हैं और दूसरे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे प्लेन। ठीक है ना, तो आप इसको नोट कर लीजिए और लिखिए, नोट तो कर ही लिया होगा। नेक्स्ट पॉइंट, देखिए बच्चों, अब हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस निकालना है। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस। तो बस सीधे सीधे फॉर्मूला पुट करेंगे हम लोग। तो आप यहाँ पे A1 A2 लिखते जाओ। A1 मतलब पहले लाइन का ऑब्वियस पॉइंट, तो ये है 4i माइनस जे। A2 वेक्टर दूसरे लाइन का ऑब्वियस पॉइंट, लेकिन XYZ के कोफिशिएंट 1 होने चाहिए, तो i माइनस जे प्लस 2k। इसको 0 0 कर देना, उससे XYZ की जो वैल्यू होगी उससे ऑब्वियस पॉइंट मिल जाएगा। B1 क्या है, तो i 2j और ये माइनस 3k। और B2 क्या है, ये फटाफट कर लेंगे, 2i माइनस 5j माइनस 5k। एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं कि सही है ना। ये 4 लिख देना इसको, ये 4 था, तो ये हो जाएगा 2i प्लस 4j माइनस 5k। क्लियर। तो अब हमारा काम क्या होता है कि A1 माइनस A2 निकालना। तो A1 माइनस A2 करेंगे तो ये आएगा 3i, j कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2k। और B1 क्रॉस B2 करते हैं क्योंकि इसके यूनिट वेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, तो i j के 1 2 माइनस 3 2 4 माइनस 5, तो ये हो जाएगा माइनस 10 प्लस 12 2i माइनस 5 प्लस 6 कितना होता है, प्लस 1 माइनस j, और ये 4 माइनस 4k। तो आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिखोगे STP ऑफ A1 माइनस A2 B1 B2 डायरेक्टली भी निकाल सकते थे, होल डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B2। ठीक, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो तो ये आएगा 3 होल डिवाइडेड बाई इसका मॉडुलस √5। आंसर यही है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। 3/√5, आंसर हमने 6/√5 लिखा है। ओके, ये 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6 आएगा। आई एम रियली सॉरी बच्चों। तो ये है आंसर, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइन की इक्वेशन लिखिए, A1 वेक्टर लिखिए, A2 वेक्टर लिखिए, A1 माइनस A2 लिखिए, B1 लिखिए, B2 लिखिए, B1 क्रॉस B2 लिखिए, B1 क्रॉस B2 करिए बाई डिटर्मिनेंट मेथड, फिर उसका मॉड लीजिए और A1 माइनस A2 डॉट B1 क्रॉस B2 कर दीजिए। वो भी आप बोर्ड में दिखाएंगे, ये हमने डायरेक्टली किया इसलिए स्टार्टिंग में गलती हो गई थी, और आप आंसर कर लेंगे। तो बस इतना ही है इसमें। तो आज की क्लास में हम लोगों ने मेनली स्ट्रेट लाइंस के बारे में पढ़ा है। जो नेक्स्ट क्लास है उसमें प्लेन और लाइन एंड प्लेन पढ़ेंगे। तो अगली क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और मेरी रिक्वेस्ट है कि ये क्लास के देखने के बाद ही अगली क्लास देखें, तभी पूरी समझ में आएगा। तो जल्दी ही मिलते हैं और एकदम मस्त रहिएगा, हर चीज़ एकदम इत्मीनान से करिएगा बच्चों, कोई भी जल्दीबाजी की ज़रूरत नहीं है, हम हैं आपके साथ, आप भी आराम से करिए। अब इस पर क्या होगा, डेटा केवल चेंज रहेगा। अब इसमें हम जितने परम्यूटेशन कम्बिनेशन लगा के इन्फाइनाइटली मेनी क्वेश्चंस बना सकते हैं, आंसर भी अलग अलग आएंगे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारा मेन फंडा क्लियर होना चाहिए और आई होप आपको फंडा क्लियर हो गया। अगर नहीं है तो आप जो लाइव सेशन लेंगे उसमें ज़रूर डाउट पूछिएगा कि सर हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बारे में बता दीजिए या एंगल बिटवीन द टू लाइंस के बारे में बता दीजिएगा। जो भी क्वायरीज़ है उसको आप गोला मार लीजिएगा और वो डाउट सेशन में पूछिएगा, है ना। ये हम बच्चों को डिस्टर्बेंस ना हो इसलिए हम आपको इस तरह से करते हैं। तो जल्दी ही मिलते हैं। हैव ए ग्रेट डे।